हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिंपल कॉन्सेप्ट्स। आई एम योर फ्रेंड जकवान शेख। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं माय फ्रेंड्स, जो कि है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है यहाँ पर। और आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में और मेंस एग्जामिनेशन में यहाँ के बहुत से पॉइंट्स आपको आ जाते हैं माय फ्रेंड्स, जो कि इससे आपको फुल्ली कॉन्सेंट्रेट कर यहाँ पर पढ़ना है और ईच एंड एवरी कंसेप्ट को आपको क्लियर करना है। आई होप अगर आपने ये वीडियो मेरा देखते हो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का, तो उसके बाद में आपके कुछ डाउट्स यहाँ पर नहीं रहेंगे, है ना। अगर आप इसे पूरे ध्यान से पढ़ते हो और नोट्स बना लो माय फ्रेंड्स। अगर आप मेरा वीडियो सुनते हो और यहाँ पर जो भी पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट लगे तो आप उसके नोट्स बना सकते हो। तो नोट्स बनवाने के लिए भी अगर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है सिंपल कॉन्सेप्ट यूपीएससी। हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में ये लिंक दी गई है। तो टेलीग्राम चैनल हमारा जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। उस लिंक के थ्रू आप हमें ज्वाइन हो सकते हैं। वैसे भी उस अगर लिंक वर्क नहीं होती हो माय फ्रेंड, तो हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है सिंपल कॉन्सेप्ट्स यूपीएससी। आप वहाँ पर टेलीग्राम पर सर्च बार में जाकर सर्च कर सकते हैं और डायरेक्टली आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो सकते हैं। तो इसमें आपको पीपीटीज, पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको नोट्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। हम आपको सब प्रोवाइड करेंगे। वहाँ पर पॉलिटी पेपर के एनालिसिस प्रोवाइड करेंगे, कितने क्वेश्चंस आए थे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में, अगले 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में कितने आपको क्वेश्चन आए थे पॉलिटी के, किन टॉपिक्स पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी और कैसे पूछता है, वो सब आपको देंगे हम। और सिर्फ पॉलिटी का नहीं, हर एक सब्जेक्ट का आपको यूपीएससी के लिए जिस सब्जेक्ट की ज़रूरत है उस सब्जेक्ट के सब नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे वहाँ पर, नो डाउट अबाउट इट। तो आज का हमारा टॉपिक है माय फ्रेंड सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, क्योंकि इसके पहले हमने कैग को डिस्कस किया था। तो कैग मीन्स कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज आर्टिकल 148 टू आर्टिकल 151। ये 4 जो आर्टिकल्स है वो हमने इन डेप्थ में डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा हमारा कैग का, तो ज़रूर जाकर देखें। और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी हमने डिस्कस की थी, सीवीसी, वो भी इन डेप्थ में डिस्कस किया था। तो मैंने पिछले वीडियो से आपको बोलते आ रहा हूँ कि हम ये छोटे छोटे पॉइंट्स को एक पूरे सेपरेट वीडियो में क्यों बना रहे हैं। मैं एक घंटे का वीडियो में सभी पॉइंट्स कवर कर सकता हूँ, नो डाउट अबाउट इट। बट आपके फॉर द ईज ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, फॉर द ईज ऑफ योर प्रिपरेशन हमें ऐसा करना पड़ रहा है। क्योंकि मीन्स माय फ्रेंड, अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको सीबीआई में या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में कोई आपको कन्फ्यूजन रहा, आपका एक डाउट्स वहाँ पर क्लियर नहीं हुआ, तो आप एक घंटे का वीडियो थोड़ी ना देखकर बैठेंगे, है ना। आपको एक डायरेक्टली आपको सेपरेट वीडियो आपको मैं ला रहा हूँ, तो आप डायरेक्टली आपको किसी में भी वहाँ पर कन्फ्यूजन होगा, समझो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के टॉपिक पर, वहाँ पर आपको क्या होगा, आपको वहाँ पर डाउट्स आपके क्लियर नहीं हुए होंगे, तो आप डायरेक्टली वहाँ पर वीडियो में जाकर आप मेरा वीडियो देख सकते हैं और आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो इसके लिए फर्दर आपको टाइम कंज्यूमिंग, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचना चाहिए, क्योंकि 10 दिन से कम दिन रह चुके हैं माय फ्रेंड। तो आपको कैसे स्टडी करना है, तो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली स्टडी करना है और रिवीजन भी देना है। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो होते हैं ना माय फ्रेंड्स, ये इन छोटे छोटे टॉपिक्स को क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो इग्नोर करने के बाद आपको पता है कि यूपीएससी उसी पर क्वेश्चन पूछता है। यूपीएससी आपके रोट लर्निंग को टेस्ट नहीं करता माय फ्रेंड्स। ये पॉलिटी जो सब्जेक्ट है ना माय फ्रेंड्स, वो मैट्रिक्स जुड़ा के, वो डॉट्स को क्लियर करके, डॉट्स जुड़ा के वहाँ पर आपको पॉलिटी सीखना है, समझ रहे। तो आप डायरेक्टली रोट लर्निंग करके पॉलिटी के पेपर्स में और पॉलिटी के जो सब्जेक्ट है वो क्लियर नहीं हो सकते। आपको हर एक लाइन को समझना है, हर एक कंसेप्ट को दूर करना है, हर एक डाउट्स को क्लियर करना है, हर एक कंसेप्ट को अपने आप में बिठा कर लेना है। तो क्या बोल रहा है ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मीनिंग क्या है, तो ईच एंड एवरी मीनिंग आपको इन डेप्थ में डालकर समझना है। तो इसी वीडियो में हमारा, अगर आपने वीडियो देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस पॉइंट्स पर कोई डाउट्स होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं माय फ्रेंड सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CIC, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले माय फ्रेंड, अनअकैडमी ने यूपीएससी चैंपियनशिप 2.0 ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज आपके लिए ऑर्गेनाइज की है, जो कि पेपर 1 GS पर रहेंगे माय फ्रेंड्स। आपको यूपीएससी CSA प्रीलिम्स में जो पेपर 1 होता है, जितना सिलेबस वहाँ पर होता है वही सिलेबस यहाँ पर रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक फ़ायदा हो जाता है कि आप कॉन्फिडेंटली स्टडी कर पाते हो और परफेक्टली आपका स्टडी हो जाता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का इस मॉक टेस्ट के ज़रिए। और आपको अगर टेस्ट करना है खुद को कि आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए आपका प्रिपरेशन कितना हो चुका है, तो आप इस मॉक टेस्ट सीरीज़ के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, खुद को एनालिसिस कर सकते हैं कि आप कहाँ पर हो, कहाँ पर नहीं हो। और सिर्फ इतना ही नहीं कि अगर आप टॉप 5 रैंक्स लाते हो माय फ्रेंड, तो आपको 6 मंथ का पेड सब्सक्रिप्शन, वो भी अनअकैडमी का फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। और अगर आप टॉप 25 रैंक्स लाते हो तो आपको 3 मंथ का पेड सब्सक्रिप्शन, वो भी अनअकैडमी के
वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, 6 मंथ का, 3 मंथ का। अगर आप टॉप 5 रैंक्स लाते हो, टॉप 25 रैंक्स लाते हो। और एक नेक्स्ट चीज़, अगर आप टॉप 50 रैंक्स में भी आते हो तो आपको क्या होता है ना, आपको एक्साइटिंग प्राइसेस मिल सकते हैं अकेडमी की तरफ से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और दूसरी चीज़ माय फ्रेंड, और क्या होता है ना, आपको इससे एक फ़ायदा भी होता है कि रियल एग्जाम्स का एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है कि आपका अगर फ्रेशर से अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हो 2020 प्रीलिम्स की, तो कैसे क्वेश्चन पूछता है, तो आपको कॉन्फिडेंट नहीं होता उतना प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के पहले, पूरा फुल ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होते। तो इस मॉक टेस्ट के जरिए आपको रियल एग्जाम्स का एक्सपीरियंस मिल जाएगा और आपका रैंक आया था तो आप कॉन्फिडेंटली आपको यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स आप कॉन्फिडेंटली क्रैक हो सकते हैं, परफेक्टली आपका स्टडी हो सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं कि यू हैव इन अ चांस टू मीट यूपीएससी सीएससी 2019 टॉपर्स, टॉप अनअकैडमी एजुकेटर से सीखने को आपको मिलेगा और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन स्कॉलरशिप भी आपको मिलेंगी, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया है। तो एनरोलमेंट लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई माय फ्रेंड्स, आप उस डिस्क्रिप्शन लिंक के थ्रू हमें एनरोल कर सकते हैं। और ये इस मॉक टेस्ट को एनरोल करने के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन फ़ी की आपको ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस की आपको ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कि ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है माय फ्रेंड्स। अगर आपने एनरोल कर दिया है इस मॉक टेस्ट को, तो आपको कब अवेलेबल होंगी ये मॉक टेस्ट माय फ्रेंड्स, तो वो होंगे 27 सितंबर को। तो ज़रूर 27 सितंबर को तैयार हो जाइए अनअकैडमी के इस मॉक टेस्ट सीरीज़ के लिए, जो कि बिल्कुल फ्री है आपके लिए। और रैंक लाइजे जिसकी वजह से आपको एक सब्सक्रिप्शन बेनिफिट्स मिल सकता है, सब्सक्रिप्शन स्कॉलरशिप का फ़ायदा मिल सकता है ना माय फ्रेंड्स। तो चलिए, और आपको पता है कि 10 दिन से कम दिन रह चुके हैं यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन को प्रीलिम्स के, तो आप अपना प्रिपरेशन अनअकैडमी के साथ पूरा कर सकते हैं। तो अगर आप पूरा करते हैं अनअकैडमी के साथ, बैचेस कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी का, तो आपको अनलिमिटेड बेनिफिट्स मिल जाते हैं माय फ्रेंड्स। कौन से ऐसे बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं कि लर्न लाइव फ्रॉम कंफर्ट ऑफ योर होम, आप घर बैठे आराम से सीख सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया एट वन प्लेटफॉर्म। आपको एक ही प्लेटफॉर्म में सभी स्पेशलाइज सब्जेक्ट के स्पेशलाइज एजुकेटर्स सीखने से मिलेंगे, वहाँ पर उनसे सीखने को मिलेगा, उनके स्ट्रेटेजीज क्या है, वो कैसे सिखाते हैं, वहाँ पर आपको सब मिल जाएगा। एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस आपको मिल जाएगा, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस भी आपको मिल जाएंगे, लाइव टेस्ट सीरीज विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड, कि लाइव टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है अपने आप में। तो वो लाइव भी प्रोवाइड कर रहा है आपको इस सब्सक्रिप्शन के थ्रू अनअकैडमी। और स्टडी मटेरियल वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। और आंसर राइटिंग सेशंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आंसर राइटिंग सेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपका रिप्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए प्रीलिम्स के लिए। और आपके जब आप अच्छा रिप्रेजेंटेशन देते हैं ना फ्रेंड, तो आपके वहाँ पर चांसेस बढ़ जाते हैं क्रैक करने के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन। तो राइटिंग सेशंस भी, आंसर राइटिंग सेशंस भी आपको प्रोवाइड कर रहा है अनअकैडमी, और मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी भरपूर मिल जाएगा माय फ्रेंड्स। और सिर्फ इतना ही नहीं कि आपको 100% सिलेबस कवरेज आपको मिल जाएगा, वास्ट रेंज ऑफ ऑप्शनल्स आपको मिल जाएंगे, ऐसे एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस भी आपको मिल जाएंगे, नो डाउट अबाउट इट। और परफॉर्मेंस एनालिसिस आपको मिल जाएंगे, सेक्शनल क्विजेस आपको मिल जाएंगे, और इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपको मिलेगा। मीन्स आपको यूपीएससी प्रिपरेशन से लेकर माय फ्रेंड इंटरव्यू प्रिपरेशन तक जितने भी पॉइंट्स की आपको ज़रूरत है क्रैक करने के लिए एग्जाम, और जितने भी पॉइंट्स आपको सेटिस्फाई करने हैं, तो वो सब आपके पॉइंट्स यहाँ पर सेटिस्फाई होते हुए दिख रहे हैं। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी के इन कोर्सेज को। और ये कोर्सेस जो कि 21 सितंबर से शुरू हो चुके हैं, जो कि ज़्यादा दिन नहीं हो चुके माय फ्रेंड्स। तो अगर आप इसको बैचेस को सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको क्या होता है ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्रैक करने के, मेंस एग्जामिनेशन क्रैक करने के। एक गाइडेंस मिल जाता है आपको। आपको पता है कि कोई भी एग्जाम्स देने के लिए गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है, वो डायरेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। और डाउट्स तो होते हैं, सभी को होते हैं डाउट्स, तो आपके डाउट्स वहाँ पर क्लियर होने चाहिए, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गिरा सकते हैं इन टफेस्ट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, जो कि यूपीएससी कोई मजाक नहीं बनाता है माय फ्रेंड। यूपीएससी बहुत ही एक टफेस्ट एग्जामिनेशन आपके लिए बनाता है, जो कि इतनी टफ नहीं होती, बट यहाँ पर छात्राओं को लगता है, एस्पिरेंट्स को लगता है कि बहुत टफ है। वो आपके बेसिस पर ध्यान देते हैं, समझ रहे हो, आपका बेसिक वहाँ पर क्लियर है कि नहीं। अगर आपका बेसिक क्लियर हो जाता है वहाँ पर, तो आप क्या करते हैं, आप वहाँ पर फर्स्ट अटैम्प्ट में भी क्लियर हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि सेकेंड थर्ड या फोर्थ अटैम्प्ट में क्लियर होना चाहिए, नहीं, फर्स्ट अटैम्प्ट में भी आपके क्लियर हो जाते हैं अगर आपका बेसिक पक्का हो। तो आपका बेसिक कैसे पक्का होता है, तो आपका बेसिक सिखाने वाला होना चाहिए, उस बेसिक से आपको ऊपर ले जाने वाला होना चाहिए। तो अनअकैडमी आपके लिए ये प्रोवाइड कर रहा है कि आपको बेसिक से ऊपर लेकर जाएंगे वहाँ पर, है ना। तो ये आपको बैचेस 3 मेन लैंग्वेज में सीखने को मिलेंगे माय फ्रेंड्स। बिलिंगुअल बैच BGS बैच कोर्स है, जो कि बिलिंगुअल वर्जन में है, हिंदी वर्जन में है, इंग्लिश वर्जन में है, और इंग्लिश वर्जन के 2 years बैच कोर्स भी आपका अवेलेबल है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं ये इंग्लिश वर्जन का 2 years बैच कोर्स है, तो ज़रूर सब्सक्रिप्शन ले माय फ्रेंड, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इसमें फुल सिलेबस कवरेज आपको मिल जाएगा, टॉप एजुकेटर से सीखने को मिलेगा, प्रीलिम्स एंड मेंस टेस्ट सीरीज मिलेंगे विद एनालिसिस, PDF स्टडी मटेरियल मिलेगा, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे, और इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपको मिलेगा। और अल्टीमेट रिवीजन बूस्टर प्रीलिम्स बैच कोर्स, जो कि ड्यूरेशन है इसका 5th
से 30 सितंबर ये शुरू हो चुके हैं, जो कि आपको बिलिंग वर्जन में मिलेंगे, इंग्लिश वर्जन में मिलेंगे। तो फ्री लाइव क्लासेस आपको इसमें मिलेंगे, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। और मंडे और फ्राइडे यहाँ पर फ्री लाइव क्लासेस आपको देखने को मिलने वाले हैं, और सेक्शनल क्विजेज भी आपको मिलेंगे, नो डाउट अबाउट इट माय फ्रेंड। तो इनरोल कीजिए बिल्कुल फ्री में ये टेस्ट। और आपका एक करंट अफेयर्स का टॉपिक, आपका करंट अफेयर्स का पार्ट वो स्ट्रांग होने के लिए T20 डेली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज वो फ्री मैन अकेडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है। रोज शाम 7:30 बजे 20 क्वेश्चन 20 मिनट 40 मार्क्स के लिए टेस्ट एनालिसिस के भी तैयार हो जाइए। और एक मेन चीज़, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अकेडमी का माय फ्रेंड, तो हमारा प्रोमो कोड जरूर यूज़ करें। अगर आप हमारा प्रोमो कोड यूज़ करते हो तो आपको इमीडिएटली 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं अकेडमी का, तो आप हमारा प्रोमो कोड यूज़ करते हो तो आपको 57,600 रुपीज़ ही पे करने पड़ते हैं आउट ऑफ 64,000। तो इतना सारा आपको बेनिफिट्स मिल जाता है, ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए। तो योर वे योर करियर माय फ्रेंड, आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए अकेडमी के कोर्सेज़ को, और ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बढ़ाइए अपने आईएएस बनने के ड्रीम को पूरा कीजिए। चलिए माय फ्रेंड्स, हम हमारे मेन टॉपिक पर आते हैं। तो हमारा मेन टॉपिक है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो आज हम सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को इन डेप्थ में डिस्कस करने वाले हैं। तो माय फ्रेंड, तो सबसे पहले हमने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है, जो कि RTI एक्ट बोला जाता है इन शॉर्ट में, तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 पास किया है ना। तो वो पास जब किया गया माय फ्रेंड्स, क्यों पास किया गया, क्या रीज़न था इस RTI को पास करने में, क्या रीज़न था माय फ्रेंड, बिकॉज डेमोक्रेसी कैन नॉट फंक्शन विदाउट ए टेकिंग डिसीजन। ये तो आपको पता है कि डेमोक्रेसी इज़ ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्ट्राइन, समझ रहे। अगर डेमोक्रेसी आपको एक सुटेबल और क्या बोलते हैं ना, परफेक्टली आपको फंक्शन करना है आपकी कंट्री में, तो डेमोक्रेसी एक प्ले अ मेजर रोल। जब डेमोक्रेसी मानेंगे तभी आपका एक कंट्री एकदम वहाँ पर सुरक्षित है ना, तभी आपकी कंट्री की प्रोसीजर वहाँ पर चल सकती है अच्छी तरह से। अगर डेमोक्रेसी सीधे से फंक्शन नहीं करती, आपका बेसिक स्ट्रक्चर ही सीधे से फंक्शन नहीं करता कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वहाँ पर वो कंट्री तहस महस हो जाती है, समझ रहे हो। तो फिर यहाँ पे हमने RTI एक्ट, दैट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 जब पास किया माय फ्रेंड, तो इसका मोटिव एक ही था कि डेमोक्रेसी कैन नॉट फंक्शन विदाउट ए टेकिंग डिसीजन, कि डेमोक्रेसी को एक अधिकार देना चाहिए डिसीजन लेने का, खुद को डिसीजन ले और वो गवर्नमेंट पर लिमिट लगा कर रखे, समझ रहे हो। तो इसीलिए हमने RTI एक्ट 2005 पास किया था, जो कि हम अगले वीडियो में इस RTI एक्ट को इन डेप्थ में डिस्कस करने माय फ्रेंड्स, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। और इसमें आपको यहाँ पर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का क्या है, इंट्रोडक्शन मिल जाता है। तो वहाँ पर इन डेप्थ आपको समझ में आ जाएगा जब हम RTI एक्ट 2005 को डिस्कस करेंगे, और अमेंडमेंट भी डिस्कस करेंगे हम 2019 में क्या अमेंडमेंट किए गए थे, वो अगले वीडियो में सब आपको मिल जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। तो स्टे ट्यून फॉर दिस नाउ। तो फिर क्या है ना, तो इसीलिए हमने RTI एक्ट 2005 पास किया था डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेसी को एक क्या अधिकार देने के लिए कि वो गवर्नमेंट को पूछ सकते हैं सवालात, है ना, कि उनको क्या समझो, उनके कंसेप्ट वहाँ पर क्लियर नहीं होते हैं। मीन्स अलग अलग सेक्शन में अगर आपको किसी चीज़ का गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन चाहिए माय फ्रेंड, तो आपको क्या कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट को डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हैं अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। समझ में आ गया। तो कब इफेक्ट में लाया गया ये एक्ट माय फ्रेंड, जब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 पास हुआ, तो ये क्या हुआ, ये इफेक्ट में लाया गया 12 अक्टूबर 2005 को, है ना, अंडर RTI एक्ट 2005। अब अंडर द RTI एक्ट 2005 मुझे पब्लिक अथॉरिटी चाहिए होती है ना, जिसकी वजह से मैं गवर्नमेंट को एक सवाल पूछ सकूँ, गवर्नमेंट से विविध सेक्शंस की क्या ले सकता हूँ माय फ्रेंड्स, डिफरेंट सेक्शंस की मैं इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूँ, तो वो अंडर द RTI एक्ट तो मुझे मिलेंगी। बट RTI ने क्या किया है, हमने जब ये एक्ट पास किया तो हमने एक पब्लिक अथॉरिटी हमें चाहिए होती है उस इंफॉर्मेशन को लेने के लिए, तो हमने RTI एक्ट के थ्रू एक पब्लिक अथॉरिटीज़ बनाई टू गेट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द गवर्नेंस। समझ में आ गया। नाउ अब ये पब्लिक अथॉरिटीज़ क्या होती हैं, आपको ये समझ में आ गया कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 हमने किस लिए पास किया। द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 12 अक्टूबर 2005। तो इस कमीशन को हमने 12 अक्टूबर 2005 को अंडर द RTI एक्ट 2005 में पास किया और ये कमेटी बनाई। इट्स जुरिडिक्शन एक्सटेंड्स अपॉन ऑल द सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटीज़, कि जुरिडिक्शन दे सकता है, एक्सटेंड्स अपॉन ऑल द सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटीज़। तो पब्लिक अथॉरिटीज़ को हमने जब डिस्कस किया था माय फ्रेंड, तो पब्लिक अथॉरिटीज़ क्या होती है इन डेप्थ में हम आगे सीखने वाले हैं। तो पब्लिक अथॉरिटीज़ क्या होती है माय फ्रेंड के, तो हम पब्लिक अथॉरिटीज़ को डिफाइन करते हैं यहाँ पर। तो इन डेप्थ में हम डिफाइन करेंगे कि पब्लिक अथॉरिटीज़ होती क्या है। नाउ पब्लिक अथॉरिटीज़ मीन्स इंक्लूडेड बॉडीज ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और अंडर लॉ और गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। समझिए किन किन बॉडीज़ को पब्लिक अथॉरिटीज़
अपने में इंक्लूड करता है तो वो होते हैं सेल्फ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और अंडर लॉ और गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। समझ रहे हैं? तो पब्लिक अथॉरिटीज़ क्या क्या इंक्लूड करता है माय फ्रेंड? तो इंक्लूड करता है सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ जो सेल्फ गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश की है माय फ्रेंड, जो कि आपके एनजीओज जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलते हैं, वो आपके पब्लिक अथॉरिटीज़ में आते हैं। और अंडर ए लॉ और गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, और जिस भी लॉ से और गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से कोई ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन आपके पब्लिक अथॉरिटीज़ में इंक्लूड होता है। समझ रहे हो? तो नेक्स्ट क्या है, आप मिनिस्टर्स को इंक्लूड कर सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल, आप मिनिस्टर्स को इंक्लूड कर सकते हो। दैट इज पब्लिक अथॉरिटीज ऑल्सो इंक्लूड्स मिनिस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर्स, अंडरटेकिंग्स एंड रेगुलेटर्स। वो भी क्या करते हैं, मिनिस्ट्रीज को भी इंक्लूड करते हैं, पब्लिक सेक्टर को भी इंक्लूड करते हैं, और पब्लिक सेक्टर के जितने भी अंडरटेकिंग्स हुए हैं वो सबको इंक्लूड करते हैं, एंड रेगुलेटर्स को भी इंक्लूड करते हैं माय फ्रेंड। और आगे इंक्लूड एनी एंटिटीज ओन कंट्रोल और सब्सटेंशियली फाइनेंस एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सब्सटेंशियली फाइनेंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय फंड्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। समझ रहे हो कि आप क्या करते हैं ना, अगर आपने इस ऑर्गेनाइजेशन को पब्लिक अथॉरिटीज़ में इंक्लूड किया है तो इनका फ़ायदा क्या होता है, आप क्या कर सकते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को इंक्लूड करते हुए? तो आप सब बॉडीज़ को इंक्लूड हो गए हैं, है ना, नियरली सभी बॉडीज़ इंक्लूड हो गए। गवर्नमेंट जो भी बॉडीज़ बनाता है और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जितने भी बॉडीज़ बने हैं हमारे इंडिया में, तो नियरली सभी बॉडीज़ पब्लिक अथॉरिटीज़ के अंदर आते हैं। पब्लिक अथॉरिटीज़ सभी बॉडीज़ को इंक्लूड करता है। तो इसका पीछे का मोटिव क्या है, इस बॉडीज़ को इंक्लूड करने का मोटिव क्या है माय फ्रेंड? तो आप इन ऑर्गेनाइजेशन से किसी भी तरह के सवाल पूछ सकते हो। समझ रहे? अगर आपने इतने बॉडीज़ को पब्लिक सेक्टर अथॉरिटीज़ के ज़रिए आप इंक्लूड किया है तो आप इन ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हो। इन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप किसी भी तरह की प्रोसीजर उनके लिए जान सकते हो कि अंडर द RTI एक्ट 2005। समझ रहे हो? ये पब्लिक अथॉरिटीज़ होते हैं, और इन सभी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन माय फ्रेंड, ये सभी पब्लिक अथॉरिटीज़ में आते हैं नियरली। तो आप क्या कर सकते हो उनसे? तो आप इनकी इन्फॉर्मेशन जान सकते हो, है ना, थ्रू दी RTI एक्ट 2005। समझ रहे? अभी यहाँ पर तो हमने देख लिया, स्ट्रक्चर देख लिया और ओरिजिन देख लिया, क्या होता है RTI एक्ट का हमने पास किया तो क्या फ़ायदा है RTI एक्ट को पास करने में, है ना माय फ्रेंड। तो हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार कि स्ट्रक्चर क्या होता है। नाउ माय फ्रेंड, अब स्ट्रक्चर इट इज़ ए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आपका प्रीलिम्स क्वेश्चन आ सकता है माय फ्रेंड। तो इस पब्लिक अथॉरिटीज़ का फंक्शन क्या होता है? स्ट्रक्चर मीन्स इन शॉर्ट फंक्शंस क्या होता है, ये क्या फंक्शंस करती है और क्या ये फंक्शंस करना चाह रही है इस पब्लिक अथॉरिटीज़ के थ्रू अंडर द RTI एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के थ्रू। तो हम वो डिस्कस करते हैं। तो इसके सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो होते हैं, जो कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो होते हैं वो इसके हेड होते हैं, ये पब्लिक अथॉरिटीज़ के हेड होते हैं। जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो होते हैं, CIC के जो हेड होते हैं वो होते हैं, इसके हेड होते हैं माय फ्रेंड, जो कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और असिस्टेड बाय द 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ये पूरी कमिटी जो होती है, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन की जो कमिटीज होती है वो 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स से जुड़ी होती है, 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स से बनी होती है माय फ्रेंड। 10 डिफरेंट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स यहाँ पर इंक्लूड किए जाते हैं, और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होल्ड द ऑफिस फॉर 5 ईयर्स। ये बहुत ही मेन चीज़ है, यहाँ पर आपको प्रीलिम्स क्वेश्चन आ सकता है। अगर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशंस में कमिटीज़ में आपको काम करना है तो उस कमिश्नर जो है वहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो कितने सालों तक अपने ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं, कितने सालों तक वो एज ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स रह सकते हैं माय फ्रेंड्स, कितने सालों तक वो चेयरपर्सन रह सकते हैं। तो वो कमिश्नर कितने सालों तक रह सकते हैं, वो रह सकते हैं 5 ईयर्स तक। समझ रहे हैं? ये टर्म दिया गया है 5 ईयर्स तक। तो हम अगले वीडियो में इन डिटेल में डिस्कस करेंगे, जब हम RTI एक्ट 2005 को डिस्कस करेंगे तब इन्हें डिस्कस करेंगे माय फ्रेंड्स के सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के 5 ईयर्स का टर्म क्या होता है, वो सब हम इन डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम अगला वीडियो निकालेंगे आपके लिए RTI एक्ट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। तो आगे क्या होता है ना माय फ्रेंड्स के इसमें रोल्स क्या होते हैं। अब स्ट्रक्चर तो डिस्कस कर लिया, इन शॉर्ट हमने फंक्शंस तो डिस्कस कर लिए। आपको मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ माय फ्रेंड्स के सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होता क्या है RTI एक्ट में। तो RTI एक्ट हम जब इन डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको यहाँ के भी कंसेप्ट वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, है ना माय फ्रेंड। तो आप इन डेप्थ रोल्स क्या होते हैं यहाँ पर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के। तो रोल्स माय फ्रेंड के यहाँ पर क्या बोला गया है कि अंडर द RTI एक्ट 2005 पब्लिक अथॉरिटीज आर रिक्वायर्ड टू मेक डिस्क्लोजर्स ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। समझ रहे क्या बोला गया है यहाँ पर माय फ्रेंड्स के अंडर द RTI एक्ट पब्लिक अथॉरिटीज, जो पब्लिक अथॉरिटीज होते हैं माय फ्रेंड्स, आर रिक्वायर्ड टू मेक डिस्क्लोजर्स, समझ रहे, आर रिक्वायर्ड टू मेक डिस्क्लोजर्स ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। वो किसी भी एस्पेक्ट्स पर अपने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कर सकते हैं। ये रोल होता है पब्लिक अथॉरिटीज़ का, ये रोल होता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स का। तो वो क्या इंक्लूड करते हैं माय फ्रेंड्स? इट इंक्लूड डिस्क्लोजर ऑन देयर ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, powers and duties of its officers and employees. Also it includes financial information.
समझ रहे हैं। तो इसमें क्या रोल होता है माय फ्रेंड्स के यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मेरा पासवर्ड बनवाने को डाला था मैंने, समझ रहे। तो पासवर्ड मुझे 30 दिन में मिलने वाला था, बट उसे 6 मंथ्स लग गए। तो क्यों 6 मंथ्स लग गए भाई, क्या हो गया, क्यों इतना डिले हो गया? तो आप वो इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं थ्रू द RTI एक्ट 2005। और अभी मेरी पेंशन नहीं आई, समझ रहे हो। अब अगर मैं रिटायर हो गया है और मेरे महीने को महीना पेंशन आती है, मंथ टू मंथ पेंशन आती है, तो यहाँ पर इस मंथ टू मंथ पेंशन नहीं आई, उसे 2-3 मंथ्स के बाद आई। तो क्यों आई भाई, ऐसा क्यों हुआ, है ना, क्या रीज़न था इसके पीछे? तो आप इस RTI के थ्रू पूछ सकते हैं। इस पब्लिक अथॉरिटीज़ के अंडर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन तो ज़रूर आती है कि पेंशन देने वाली, तो यहाँ पर आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। और मुझे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर देखना है। अब सबसे मेन चीज़, अगर मुझे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर देखना है, अगर गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल यहाँ पर किसी सेक्शन में डैम बनवा रही है ना, तो गवर्नमेंट का क्या एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट कितना खर्चा करता है वहाँ पर, और कितना पैसे अपने बचाता है, और कितना कैसे काम करता है वहाँ पर गवर्नमेंट को, तो वहाँ पर एक्सपेंडिचर जानना है मुझे, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। हाँ, तो ये सब इन्फॉर्मेशन अगर मुझे चाहिए तो कौन देगा माय फ्रेंड्स? मुझे देगा RTI, मुझे देगा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। तो ऐसी एक कमेटी बनाएगा माय फ्रेंड RTI। तो RTI आपको डायरेक्टली ना देगा ना, RTI के पास तो इतना लोड बन जाएगा, वर्कलोड बढ़ जाएगा। तो RTI क्या करेगा, एक कमिटीज़ आपके लिए अपॉइंट करेगा। तो वो कमिटीज़ का नाम होता है PIO, दैट इज़ द पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिस। जैसे PIO, तो RTI अपॉइंट करेंगे PIO, जो कि असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिस भी होते हैं, जिसे APIO कहते हैं। तो ये क्या काम करेगा माय फ्रेंड्स के, ये अगर आपके जितने भी इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से विच इज़ अंडर द पब्लिक अथॉरिटीज़, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हो थ्रू द PIO। आप क्या करेंगे, PIO को अपील करेंगे या APIO को अपील करेंगे, फिर APIO आपको वो इन्फॉर्मेशन देगा, समझ रहे हो। तो ये फिर API आप यहाँ पर अगर आपको किसी भी इन्फॉर्मेशन लेनी है गवर्नमेंट की, है ना, गवर्नेंस के प्रोसीजर की इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, PIO के पास जाएंगे, ऑफलाइन और ऑनलाइन अपील आप करेंगे, है ना। तो अपील आप करेंगे तो फिर क्या होगा, तो PIO इस पर डिले भी कर सकता है, 6-7 या 1 साल का डिले भी कर सकता है, जितना होने चाहिए वो डिले कर सकता है। और वो अगर डिले नहीं करा तभी आपको वो डिसीजन दिया, तो आप वो सेटिस्फाई नहीं होंगे, वो ऐसे डिसीजन भी दे सकता है, समझ रहे, जिससे आप सेटिस्फाई नहीं हो। तो आप कहाँ जाओगे माय फ्रेंड्स, तो हम जाएंगे फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी पर, समझ रहे। अब PIO तो हमें PIO के डिसीजन से अब तो हम सेटिस्फाई नहीं है ना, हमें वो इन्फॉर्मेशन हमें मिली नहीं, बहुत ही डिले हो गया। तो हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेज पर जाएंगे। हम दूसरी स्टेज क्या है, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटीज़ को के पास जाएंगे। तो वहाँ भी आपका सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, जितना आप मन चाहे सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिलेगा माय फ्रेंड। तो फिर क्या करेंगे, तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको वहाँ पर, गारंटी नहीं है कि आपको वहाँ पर सेटिस्फैक्शन ही मिलेगा, वो आपकी सभी बातें मानेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। तो मीन्स यहाँ पर भी आपको फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास भी आपको क्या नहीं मिला, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला अपना। तो क्या करेंगे, आप थर्ड स्टेज पर जाएंगे, जो कि सबसे लास्ट स्टेज है। तो जाएंगे आप सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की तरफ, समझ रहे हो। ऐसे पॉइंट्स को पढ़ते हैं माय फ्रेंड। तो 3 स्टेजेस में होता है इस RTI एक्ट 2005 का इन्फॉर्मेशन अगर आपको लेनी है। फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर आपको लेना है डैम का, तो आप क्या करेंगे, PIO के पास जाएंगे, PIO के पास अपील करेंगे, मुझे फॉर एग्जांपल इस गवर्नमेंट के इस डैम का एक्सपेंडिचर चाहिए। तो PI क्या बोलेगा, ये मेरे तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये मेरे अंडर नहीं आता, ऐसा वैसा बोलेगा, डिले कर सकता है, या अब उसके डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हो। अगर आप उसके डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हो तो छोड़ दो उसे, फिर दूसरे स्टेज पर आओ। तो दूसरे स्टेज फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी पर आओ। तो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटीज़ आपको बोलेगा कि अगर आपके मान लिया, आपके बात को मान लिया, तो वो PI को बोलेंगे दो जवाब दो इसका, है ना। तो अगर आपको वहाँ पर भी फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटीज भी आपको डिले कर सकता है और आप उसे भी सेटिस्फाइड नहीं हो, उस रीज़न से, उसके डिसीजन से भी सेटिस्फाइड नहीं हो किसी रीज़न से, तो आप क्या करेंगे, लास्ट स्टेज पर जाएंगे, वो होता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, समझ रहे। लास्ट स्टेज पर आप जाएंगे तो यहाँ पर एक गारंटीड नहीं है माय फ्रेंड्स कि आपको यहाँ पर सेटिस्फाई ही मिलेगा, आपके यहाँ पर सभी बातें वो मानेंगे, ऐसा गारंटीड ही नहीं है, समझ रहे। यहाँ पर डिले भी हो सकता है, वो आपको क्या कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन ही अधूरा है, वो आप कुछ भी बोल सकते हैं जिससे आप सेटिस्फाई नहीं हो, समझ रहे हो। तो ये 3 स्टेजेस में होता है माय फ्रेंड। पहले आप PIO के पास जाते हो और PIO के पास जाते हैं, सेकेंड आप फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटीज़ के पास जाते हो, और वहाँ भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप डायरेक्ट लास्ट में जा सकते हो CIC, तो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन। तो इन डेप्थ में हम RTI एक्ट में सीखेंगे ही, तो यहाँ पर एक इंट्रो सीख लो आप क्या होता है ना। आप फंक्शंस हम डिस्कस करते हैं, क्या है इसके फंक्शन माय फ्रेंड। तो फंक्शन इसके होते हैं, रिसीव एनी इंक्वायरी इनटू ए कंप्लेंट फ्रॉम एनी पर्सन। क्या आप कंप्लेंट ऑफ एनी पर्सन कर सकते हो, हैज़ नॉट रिसीव्ड एनी रिस्पॉन्स टू हिज रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम, हु डीम्स द इन्फॉर्मेशन गिवन टू हिम और हर incomplete, false or misleading, and any other matter related to the securing the information. Third क्या है, who has been unable to submit the request for information due to unappointment of officer,
और फोर्थ क्या है, हु वाज रिफ्यूज द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड, समझ रहे हो। तो कंप्लेंट कर सकता है, समझ रहे, जिसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है वो कंप्लेंट कर सकता है। फॉर इन अदर वर्ड्स कि ब्रॉडली अगर बोला जाए कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है सीधे से, तो आप क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। आप जरूरी फॉर एग्जांपल आप जुरिडिक्शन कर सकते हैं ना। तो मैं यहाँ उन लोगों को चार्ज में रखूंगा माय फ्रेंड जिससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, है ना, जिससे जिनके डिसीजन मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, जिनसे मुझे जिस बात की उम्मीद थी वो मुझसे वो क्या हो गया, वो वहाँ से मैं ना उम्मीद हो चुका हूँ, वो मुझसे सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो उन लोगों के मैं खिलाफ क्या कर सकता हूँ, चार्ज रखूंगा मैं उन लोगों के खिलाफ। या फिर मैं उनके डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हूँ तो ज़्यादा फीस वसूल कर रहे हैं, वो अपने फंक्शन सीधे से नहीं कर रहे हैं, वो मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, तो मैं उनके खिलाफ तो चार्ज करूँगा। ये फंक्शन होता है CIC का। या फिर PIO है ही नहीं, है ना, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिस है ही नहीं, तो इन्फॉर्मेशन झूठी है, सो ऑन एंड सो ऑन, तो यहाँ पर मैं उनके खिलाफ चार्ज करूँगा, है ना माय फ्रेंड्स। तो यहाँ पर स्टेट कंट्रोल भी हो जाता है यहाँ पर माय फ्रेंड्स के क्या बोलता है ना, स्टेट कंट्रोल, द कमिश्नर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन ए रिकमेंडेशन ऑफ ए कंप्लीट कंप्रोमाइजिंग ऑफ, समझ ले, अ प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन, लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑफ लोकसभा एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड बाय द PM, समझ रहे। अब तो CIC हो गया, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन हो गया, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिस हो गया, CIC हो गया, PIO हो गया, असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिस जिसे हम APIO बोलते हैं। ये सीधे से फंक्शन नहीं करते माय फ्रेंड्स, समझ रहे। ये आपको हर वक्त सेटिस्फाई करेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं, ये गारंटी नहीं, ये सीधे फंक्शन नहीं करते। क्यों नहीं करते, बिकॉज इट इज़ अंडर द स्टेट कंट्रोल, समझ लो, बात को समझ लो, यहाँ पर आपको सब पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। बिकॉज स्टेट कंट्रोल, यहाँ पर इनको स्टेट कंट्रोल करता है, इनको वो ऑटोनॉमी नहीं दी होती है, वो इंडिपेंडेंट पावर नहीं दिया होता है कि वो सरकार के खिलाफ जाए, गवर्नेंस के खिलाफ जाए, है ना, डेमोक्रेसी के लिए, समझ रहे हो। तो यहाँ पर वो सीधे से फंक्शन नहीं करती। तो उनको यहाँ पर क्या होता है, उनको चाहिए होता है कि अगर डेमोक्रेसी को चाहिए ना कि मुझे इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, इनके फंक्शन सीधे से करना चाहिए, तो वहाँ पर डेमोक्रेसी को बहुत से कन्फ्यूजन होते हैं कि ये फंक्शन सीधे से नहीं कर रही है, क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे। तो रीज़न यही है कि इन्हें स्टेट कंट्रोल करता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं स्टेट्स हूँ, समझ लो, मैं स्टेट्स हूँ, मैं ही तुम्हें अपॉइंट करता हूँ और मैं ही तुम्हें बोलता हूँ कि आप अनबाइस्ड ट्रांसपेरेंसी बनाओ, है ना, अनबाइस्ड ट्रांसपेरेंसी से मेरे खिलाफ जाओ। सो दैट्स वाई इट इज़ अ वेरी, क्या बोलता है ना, वेरी एम्बैरसिंग, वेरी, क्या बोलता है ना, वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, समझ रहे हो। अगर मैं ही स्टेट्स हूँ और मैं ही आपको बना रहा हूँ और मैं ही आपको बोल रहा हूँ कि आप अनबाइस्ड ट्रांसपेरेंसी के से आप मेरे खिलाफ जा सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है क्या? आपको कोई बनाते हैं, आप उसके खिलाफ कैसे जा सकते हो? तो दैट्स वाई ये इनको ऑटोनॉमी वो दी नहीं है, इंडिपेंडेंट पावर नहीं दिया हुआ है, और वो स्टेट के कंट्रोल में होते हैं क्योंकि स्टेट से उन्हें बनाता है, इसीलिए वो सीधे फंक्शन नहीं करते, समझ रहे। तो एंड क्या बोलते हैं ना, फंक्शन अंडर द अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट, समझ रहे। जो भी फंक्शन होते हैं इट इज़ अपॉइंटमेंट अंडर द स्टेट होते हैं। इसके प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑफ लोकसभा यहाँ पर होते हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड बाय द PM, जो कि प्राइम मिनिस्टर्स। तो हम अगले वीडियो में जब RTI एक्ट 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, RTI एक्ट 2005 और कितने अमेंडमेंट हो गए थे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में 2019 में, तो वो सब हम 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पर भी आपको इन डिटेल में CIC समझ में आ जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। अगर आपको यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन होगा माय फ्रेंड्स, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, हम अगले वीडियो में उसे पूरी सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। और एक मेन चीज़, ज़रूर सब्सक्रिप्शन ले अनअकैडमी का और हमारा प्रोमो कोड ज़रूर यूज़ करें, जिसकी वजह से आपको 10% इमीडिएटली डिस्काउंट मिल सकता है। और एक मेन चीज़, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, जिसमें आपको PPTs, PDF, हैंड रिटन नोट सब कुछ मिल जाएंगे माय फ्रेंड। तो हम फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।